वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप ऑनलाइन लक्ष्य राजस्थान सीएचओ एंड एनी अदर स्टेट सीएचओ यूपी एनएचएम के फुल कोर्स का आप आनंद ले रहे हैं, जिसमें आपको पता है सीएचओ एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीएचएन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी चीजें मैं आप लोगों को दे रहा हूं उससे एक भी बाहर क्वेश्चन आपके सामने नहीं जाएगा। किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आप बैठ जाओगे, आपको 100% आप सिलेक्शन लेके जाओगे। जितना भी पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट सबसे अच्छा पार्ट है। आपको हर चीज को ध्यान रखना है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की मैं आपको करा चुका हूँ। सेकंड पार्ट जो इसका होता है, सेकंड पार्ट, उसका नाम होता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके सबके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और किस तरह से इसमें वर्ड बनते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है व्हाट इज द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हम आइटिस, यदि किसी के वर्ड पीछे लग जाए तो उसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन, आइटिस। एग्जाम्पल बहुत सारे आइटिस मैं आपको बता सकता हूं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हिपेटाइटिस, लीवर का इन्फेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? इसके अलावा आपके सामने कोई भी चीज का मायोकार्डियाइटिस, मायोकार्डियम का इन्फेक्शन, प्लूराइटिस, प्लूरा का इन्फेक्शन, लंग्स में एलोलाइटिस, एलोलाई का इन्फेक्शन। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। सबसे पहले हम जो आपसे आज आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और किस तरह के सीएचओ में मैंने क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको बताए हैं, ताकि आपको जल्दी रट जाए। मैं चाहता तो थ्योरी फॉर्म में बता देता, आप इसको थ्योरी की तरह ही पढ़ें। क्वेश्चन आंसर से क्या होता है कि फॉर्म में बनाने से आदमी को जल्दी याद हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कार्डिनल मतलब इंपॉर्टेंट साइन कौन से होते हैं। यदि कहीं पर इन्फ्लामेशन होती है किसी पर्सन की बॉडी में, तो कौन कौन से साइन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, रेडनेस। रेडनेस मतलब वहां पर रेडनेस आ जाती है। दूसरी चीज, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। तो दूसरा होता है वार्मथ और हीट, वहां पर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है वहां पर, और लॉस ऑफ द फंक्शन, उस जगह का अर्थात फंक्शन का थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ये होते हैं कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, जिनमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडनेस अर्थात टेम्परेचर बढ़ना और स्वेलिंग। पेन और लॉस ऑफ फंक्शन इज द कम इंपॉर्टेंट है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन। जब भी कहीं पर इन्फ्लामेशन होती है, ध्यान से समझना, जब भी कहीं पर इन्फ्लामेशन होती है तो वहां पर वहां का डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है उस जगह का। उसके अलावा बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने के अलावा उस जगह पर लोकल हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो पेन करते हैं। लोकल हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। सबसे पहले यदि आप कहीं साइकिल से जा रहे हो या स्कूटी से जा रहे हो या किसी बाइक से जा रहे हो और आप गिर गए, तो आपके वहां पर थोड़ी देर बाद जिस जगह लगी है वहां पर आपको लोकल हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होगा और वो प्रोस्टाग्लैंडिन पेन कराएगा। यदि आपने रात को सोते टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर लाइक एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसे पेन किलर भी कहते हो, डाइक्लोफिनेक या पैरासीटामोल, आपने ये दवाइयां ले ली, आपने एसिक्लोफिनेक, तो ये क्या काम करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को रोक देगी और आपको पेन का फील क्या होगा, कम होगा। तो कोई क्वेश्चन पूछे डाइक्लोफिनेक कैसे काम करती है पेन किलर्स, तो आप बोलना लोकल हार्मोन के सिक्रेशन को क्या कर देती है, रोक देती है। समझ रहे हो ना भाई मेरी हर चीज को? यस। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपसे सीएचओ में पूछी जाएगी। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, क्वेश्चन फॉर्म में बता रहा हूं, जबकि सीधा बोलता हूं मैं आपको। इन्फ्लामेशन ऑफ द सबक्यूटेनस कनेक्टिव टिश्यू। सबक्यूटेनस मतलब जो हमारी स्किन के नीचे का जो टिश्यू है उसका इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है बेटा, सेलुलाइटिस। मेनली सेलुलाइटिस पैर में, लेग में देखा जाता है। सेलुलाइटिस में सबक्यूटेनस टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन के क्या साइन थे वो तो मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट, चेंज द सेलुलाइटिस। जब किसी पेशेंट को हो जाता है तो पेशेंट की पोजीशन हमेशा चेंज कराते रहनी चाहिए। पेशेंट की पोजीशन, चेंज द क्लाइंट पोजीशन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में चेंज करानी चाहिए। इज द बेस्ट की टू प्रिवेंट ऑफ द प्रेशर अल्सर।
कि प्रेशर अल्सर मतलब बेड सोर होने से रुक जाएगा, वरना पेशेंट यदि एक ही पोजीशन में लेटा हुआ रहेगा, सेलुलाइटिस का पेशेंट या कोई हेड इंजरी का पेशेंट, यदि वो कॉन्शियस नहीं है और आपने सीधा एक ही पोजीशन में लेटा के रखा तो उसको बेड सोर्स हो जाएंगे या प्रेशर अल्सर हो जाएंगे कि प्रेशर की वजह से। इसलिए फ्रिक्वेंटली पोजीशन चेंज करनी चाहिए हर 2 घंटे में। आजकल तो एयर मैट्रिक्स आ गए हैं मार्केट में, अर्थात हवा के गद्दे आ गए हैं, उनको नीचे लगा दो और फिर आपको प्रेशर सोर होने की संभावना को काफी कम किया जा सकता है। अब आता है आपके सामने प्रेशर अल्सर को रोका जा सकता है। एक वर्ड आता है गैंग्रीन। सर गैंग्रीन क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं आप, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सर व्हाट इज द गैंग्रीन? गैंग्रीन क्या होता है? व्हाट इज द गैंग्रीन? गैंग्रीन 2 तरह के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन मतलब जिसमें टिश्यूज ड्राई रहते हैं, वेट गैंग्रीन जिसमें पस का फॉर्मेशन होता है या अर्थात जो टिश्यूज के फ्लूइड्स हैं उनका सिक्रेशन होता है। गैंग्रीन इट इज द टाइप ऑफ टिश्यू डेथ, टिश्यू के मरने का या टिश्यू के नेक्रोसिस का एक टाइप है, टिश्यू डेथ का टाइप है, ड्यू टू लेक ऑफ ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई। ड्यू टू अर्थात लेक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन, मतलब कोई टिश्यू को हाइपोक्सिया हो जाए या उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो वो टिश्यू किस में चला जाएगा? गैंग्रीन में चला जाएगा। सबसे ज्यादा गैंग्रीन डायबिटिक को फुट में होता है और उन पेशेंट सबसे ज्यादा गैंग्रीन का मतलब किसी टिश्यू की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाना, रुक जाना या ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो कम हो जाना। तो गैंग्रीन सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाने को मिला है। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जनरलाइज एडिमा, यदि मेरी बॉडी पर 2 तरह की एडिमा होती है, एक लोकल एडिमा और एक जनरलाइज एडिमा। यदि किसी पेशेंट को एक ही जगह पर एडिमा हो रही है तो उसे बोलते हैं लोकलाइज एडिमा, और यदि पूरी बॉडी पर अर्थात एडिमा हो रही है, पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ रही है तो उसे बोलते हैं एनासार्का। तो याद रखना, पूरी बॉडी पर जो एडिमा होती है उसको किस नाम से बोलते हैं बेटा? एनासार्का। क्या बोलते हैं? एनासार्का। याद रखना है आपको, हर बच्चे से मैं कभी भी पूछ सकता हूं। और जो मैंने आपको बताया था 99 की टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन बना के दे रखे हैं आपको, ताकि आपका ज्ञान चेक हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन आ जाए, ग्रेनुलेशन टिश्यू इज सॉफ्ट। जब भी कोई टिश्यू बनते हैं, ग्रेनुलेशन, जब भी कोई टिश्यू की हीलिंग होती है, जैसे किसी को गैंग्रीन हुआ, गैंग्रीन के बाद में हीलिंग हो रही है, तो जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, पिंक होते हैं, फ्लैसी प्रोजेक्शन कंस्टिटिंग ऑफ द कैपिलरीज होती है, सराउंडेड बाय द फाइब्रस कोलाजन। ग्रेनुलेशन टिश्यू इज द प्रोग्रेस ऑफ द वुंड हीलिंग। यदि किसी जगह पर अर्थात ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहे हैं, इसका मतलब उस जगह पर अर्थात हीलिंग हो रही है, अर्थात वो घाव भर रहा है, वो घाव भर रहा है। ग्रेनुलेशन टिश्यू अच्छी बात है, किसी पार्ट की हीलिंग को बताता है। क्वेश्चन आ जाए, कौन सी इम्यूनिटी है जो इंक्रीज बढ़ जाती है, या कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका लेवल बढ़ जाता है जब एलर्जिक रिएक्शन होता है? आईजीई। आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एलर्जी के टाइम पर यदि किसी पेशेंट की बॉडी में एलर्जी होती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल बढ़ जाता है। क्वेश्चन, हाउ मच बोन, कितनी बोन होती है ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन में? ये आपसे सबसे ज्यादा सीएचओ में पूछा गया है, राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, यूपी एनएचएम, इनमें क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन में टोटल बोन कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206 होती है। 206 जो आपके सामने बोन है, ये 206 बोन आपके सामने है ह्यूमन स्केलेटन में। किसके अंदर बेटा? ह्यूमन स्केलेटन में जो आपके सामने 206 बोन है, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो आपके सामने 206 बोन आपके सामने हैं, इन 206 की बात करूं तो ये स्केलेटन 2 टाइप में बटा होता है, एक एक्जियल स्केलेटन और दूसरा होता है बेटा एपेंडिकुलर। कौन सा होता है? एपेंडिकुलर स्केलेटन। याद रखना बेटा, एक एक्जियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर, ये मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बता दिया। एक्जियल स्केलेटन में 80 बोन होती है, एक्जियल में बीच बीच के पार्ट की बोन होती है, पूरी बीच बीच के पार्ट की, क्रेनियम की बोन, फेस की बोन, आपके सामने आपके गर्डल्स की बोन, समझ रहे हो मेरी बात साथ में। और यहां पर सॉरी, आपके सामने रिब्स की बोन जो एक्सियल बीच बीच में आ रही है, वर्टिब्री की बोन पीछे, ये सारी बोन्स किस में आती है? एक्जियल स्केलेटन में। लेकिन एपेंडिकुलर में हाथ और पैर की बोन आती है और गर्डल की बोन आती है, ये होती है 126। 126 प्लस 80 दोनों मिला के 206 बोन होती है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मच बोन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन में कितनी बोन होती है? तो 206 बोन होती है आपके सामने। नेक्स्ट, हाउ मच बोन इन द एक्जियल स्केलेटन आ गया ना। एक्जियल स्केलेटन में जो बॉडी के एक्सिस बनाती है उसमें कितनी बोन होती है? 80 बोन। कितनी होती है? 80 बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है कि हाउ मच बोन, कितनी बोन होती है अर्थात एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हाथ और पैर के बोन को काउंट करता है। एक हाथ की बोन में 30 बोन होती है, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, हाथ और पैर चारों में मिला के 120 तो वैसे ही होगी, और 6 गर्डल की बोन हो जाती है। क्या क्या होती है? 6 गर्डल की। 2 तो हो गई पेल्विक गर्डल मतलब हिप बोन, और यहाँ पर 2 क्लेविकल हो गई और 2 स्केपुला हो गई। तो
आपके सामने 4 + 2 तो 6 बोन प्लस 120 अर्थात 126 बोन हो जाती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। इफ बोन इज ब्रोकन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यदि मैंने थ्योरी को ही क्वेश्चन की फॉर्म में बताया, मैं चाहता तो थ्योरी बना देता, सीधा बता देता कि 206 बोन होती है वुमन के स्केलेटन में, जिनमें दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक्जियल और अपेंडिकुलर। एक्जियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126। आप क्वेश्चन की तरह भी याद रखोगे तो ज्यादा याद होगा। इफ बोन इज ब्रोकन, यदि कोई बोन टूट जाती है कंप्लीटली इनटू 2 सेपरेट पार्ट, 2 पार्ट में टूट जाती है, तो कौन से टाइप का फ्रैक्चर होता है? कंप्लीट फ्रैक्चर। यदि एक बोन के 2 टुकड़े हो जाते हैं बीच में से तो उसे बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। यदि बोन ब्रोकन इन सर्वल स्मॉल पार्ट्स, यदि बोन छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाती है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? कम्युनिटेड। ये क्वेश्चन सीएचओ में 4 बार पूछा गया है। सीएचओ में क्वेश्चन आया हुआ है, यदि एक बोन बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में टूट जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोन। कौन सी? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट, यदि इफ वन साइड ऑफ द बोन इज ब्रोकन, यदि बोन का एक साइड टूट जाता है, यदि कोई बोन है उसका एक साइड टूट गया, पूरी नहीं टूटी है वरना कंप्लीट फ्रैक्चर हो जाता, बोन का एक साइड टूट गया और अनोदर इज ओनली बेंट, और दूसरा साइड केवल बेंट हुआ है अर्थात मुड़ा है, टूटा नहीं है, तो उस फ्रैक्चर को बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में बोन बेंड होती है। बच्चों में जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो बोन होती है वो लचीली होती है, पूरी टूटती नहीं है, क्योंकि पूरी कैल्शियम की अर्थात अच्छा मजबूत ही नहीं होती। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, बच्चों में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जिसमें बोन कंप्लीटली टूटती नहीं, बोन केवल बेंट होती है, बोन में फ्रैक्चर नहीं होता कंप्लीटली। आगे, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, यदि किसी को डिस्टल रेडियस ये अंगूठे की तरफ वाली जो ये वाली अंगूठे की तरफ वाली है जो बोन है, आप फील करके देख रहे हो अंगूठे की तरफ, इसका नाम है रेडियस। यदि डिस्टल रेडियस का, यदि यहां से यदि रेडियस का फ्रैक्चर हो जाए, डिस्टल रेडियस का, तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? कूलेज फ्रैक्चर। क्वेश्चन आ जाए डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर क्या कहलाता है? कूलेज फ्रैक्चर। और इसके लिए जो कास्ट लगाई जाती है, जो प्लास्टर लगाया जाता है, उसका नाम होता है कूलेज कास्ट। क्या नाम है? कूलेज। साइंटिस्ट का नाम है कूलेज। तो याद रखना डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर, डिस्टल मतलब मेरी बॉडी से दूर, मेरी बॉडी से दूर, तो रेडियस ये रही, ये वाली बोन यहां तक फैली हुई है, तो यहां से जो फ्रैक्चर हो रही है इसे अपन कहते हैं डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर, मतलब कॉलेज फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलेज फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पोपेडल स्पाज्म, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कार्पोपेडल स्पाज्म क्या होता है? कार्पो, यदि मैंने किसी पेशेंट को कहा कि मैं उसका बीपी ले रहा हूं, और बीपी लेते लेते जैसे ही मैंने पेशेंट को, जैसे ही मान के चलो पेशेंट का बीपी 140 था सिस्टोलिक, और मैंने उस कफ को उससे 20 ऊपर कर दिया, मतलब 160 या 170 कर दिया, 170 करने पर पेशेंट का जो हाथ है वो ऐसे रह गया, क्योंकि पेशेंट के कैल्शियम की कमी है, और कैल्शियम की कमी होती है जब बीपी कफ अर्थात उसके सिस्टोलिक लेवल से 20 या 30 ऊपर ले जाते हैं तो हाथ में कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाता है। इसको बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। कौन से पेशेंट में दिखता है? जिनमें कैल्शियम की कमी होती है। कार्पोपेडल स्पाज्म और ट्राउसेसाइन, इसको बोलते हैं ट्राउसेसाइन। इट्स सीन इन, किसमें देखने को मिलता है? ट्राउसेसाइन और चेवोस्टिक साइन दोनों अलग अलग है। कार्पोपेडल स्पाज्म इसको बोलते हैं ट्राउसेसाइन। या हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में देखने को मिलता है, जिनमें कैल्शियम की क्या होती है? कमी होती है। कैल्शियम की कमी होती है उन पेशेंट में देखने को मिलता है कार्पोपेडल स्पाज्म या ट्राउसेसाइन। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कार्डिनल साइन ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस। दोबारा बोल रहा हूं, ट्राउसेसाइन, कार्पोपेडल स्पाज्म किसके पेशेंट में देखने को मिलता है? आपके सामने हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा, हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में जो फेस है वो इस तरह रह जाता है, इसका मतलब अर्थात दोबारा बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं चेवोस्टिक साइन। तो चेवोस्टिक साइन भी किसमें देखने को मिलता है बेटा? हाइपोकैल्सीमिया के पेशेंट में फेस की मसल्स अर्थात टिटेनिक हो जाती है या रिजिड हो जाती है, इसे बोलते हैं चेवोस्टिक साइन। क्वेश्चन आता है कार्डिनल साइन ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस का कार्डिनल साइन कौन सा होता है? कुलेन और टर्नर साइन। कुलेन और टर्नर साइन क्या होते हैं? कुलेन साइन में अम्बलाइकस के चारों तरफ अर्थात रेडनेस हो जाती है, इसे बोलते हैं कुलेन साइन। कुलेन साइन और टर्नर साइन मतलब फ्लैंक के अंदर अर्थात ब्लड जमा हो जाता है या फ्लैंक में रेडनेस आ जाती है। तो फ्लैंक मतलब पीछे का हिस्सा, पीछे जहां पर जस्ट हिप से ऊपर के हिस्सा, जिसे कोल बोलते हो आप लोग, तो इसे बोलते हैं टर्नर साइन। तो कुलेन और टर्नर साइन किसमें देखने को मिलते हैं? अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, जिसको पैनक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाए। पैनक्रियाज समझते हो ना बेटा? पैनक्रियाज का इन्फेक्शन हो जाए। कुलेन साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लू डिस्कलरेशन अराउंड द अम्बलाइकस के अर्थात अम्बलाइकस के चारों तरफ ब्लू कलर हो जाना, कुलेन साइन। और टर्नर साइन क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड फ्लैंक रीजन, फ्लैंक मतलब पीछे वाले हिस्से पर ब्लू डिस्कलरेशन हो जाए या एक तरह से हेमरेज हो जाए
जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टर्नर साइन। दोनों अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। साथ में टर्नर साइन आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है, किसके अंदर, ओबीजी में। क्वेश्चन आता है आपके सामने, आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। यदि आप आयरन ले रहे हो तो बॉडी के किस पार्ट में आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, डूडेनम। कहां पर होता है, डूडेनम। डूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा कौन कौन से, डूडेनम, जेजुनम और इलियम। मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ा है, घबराओ मत, आप पूरा लेक्चर पढ़ के जाना, 1 से लेके L1 से लेके जो आज तक मैंने जितने भी मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरे लेक्चर पढ़ के जाना। CHO के एग्जाम में आंख बंद करके पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे आप। क्वेश्चन, आयरन एब्जॉर्प्शन अकर इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। आयरन एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, डूडेनम में होता है। कहां पर होता है, डूडेनम। मर्फीज साइन, क्वेश्चन आ जाए, मर्फीज साइन, सर मर्फीज साइन इज प्रेजेंट इन द विच टाइप ऑफ कंडीशन, किस कंडीशन में देखने को मिलता है, कोलिसिस्टाइटिस में। किसमें बेटा, कोलिसिस्टाइटिस में। मर्फीज साइन क्या होता है मैंने पूरा आपको बता रखा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो याद रखना। आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डूडेनम, जेजुनम, इलियम। डूडेनम जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। मर्फीज साइन किसमें देखने को मिलता है आपको, कोलिसिस्टाइटिस में। किसमें, कोलिसिस्टाइटिस में। क्वेश्चन आ जाए, ब्लड इन द स्पुटम, यदि किसी को कफ में कोई खांस रहा है और कफ में ब्लड आ रहा है तो उसे बोलते हैं हिमोप्टाइसिस। क्या बोलते हैं, हिमोप्टाइसिस। और किसी को उल्टी में ब्लड वॉमिटिंग में आ रहा है तो उसको बोलते हैं हिमेटिमेसिस। हिमेटिमेसिस मतलब खून की उल्टी, और कफ में अर्थात उल्टी, यदि कफ हिमेप्टाइसिस का संबंध होता है लंग्स से, रेस्पिरेटरी डिजीजेस से, जबकि हिमेटिमेसिस का संबंध होता है जीआईटी डिजीज से, क्योंकि उल्टी में आ रहा है, उल्टी तो जीआईटी से ही आएगी ना, तो हिमेटिमेसिस का संबंध होता है जीआईटी डिजीज से, लाइक पेप्टिक अल्सर। तो हिमेटिमेसिस क्या होता है, ब्लड इन वोमिटिंग। सर मैक बर्ने पॉइंट क्या होता है, सर मैक बर्ने पॉइंट सर क्या होता है, ध्यान से समझना। पहले मान के चलो ये एक अर्थात पर्सन है, और ये पर्सन की ये अम्लाइकस है, ये पर्सन है, ये उसकी अम्लाइकस है, और ये इसका पेल्विक बोन का जो आगे आप फील करते हो उसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये आपके सामने हिप बोन का ASIS है। तो यहां से सुनना बेटा, यहां से तो 2/3, यहां से तो 2/3 और यहां से 1/3, ये जो दूरी है इस पर, यहां से तो 2/3 और यहां से 1/3 जो ये जगह है, इसको बोलते हैं मैक बर्न पॉइंट, मैक बर्न पॉइंट। तो मैक बर्न पॉइंट किस किस के बीच में होता है, अम्लाइकस और ASIS के बीच में। अम्लाइकस से तो 2/3 और ASIS से 1/3 हिस्से पर जो दूरी पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मैक बर्न पॉइंट। इसका जो दर्द होता है वो अक्यूट अपेंडिसाइटिस में होता है, जिनको अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है। राइट साइड में होती है अपेंडिक्स, तो मैंने दर्द भी किधर बताया, राइट साइड में बताया है। अर्थात यदि मैक बर्न पॉइंट पर पेशेंट के हाथ लगाते हैं तो अपेंडिसाइटिस का पेशेंट उछल के पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत पेन होता है। तो मैक बर्न पॉइंट इज द फॉर अक्यूट अपेंडिसाइटिस, याद रखना बेटा। मैक बर्न पॉइंट इज लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, बिल्कुल राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन के राइट क्वाड्रेंट में होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट। इट इज सिचुएटेड एट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ASIS से 1/3 होता है और टू द अम्लाइकस, और अम्लाइकस से कितना होता है, 2/3। भाई अम्लाइकस से तो 2/3 और ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये दूरी के बीच का जो पॉइंट है इसे बोलते हैं मैक बर्न पॉइंट। एक क्वेश्चन आता है डंपिंग सिंड्रोम, MSN में मेडिकल सर्जिक नर्सिंग में क्वेश्चन आता है डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सब टोटल अर्थात गैस्ट्रेक्टोमी। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, यदि किसी ने स्टोमक को, गैस्ट्रेक्टोमी वर्ड किसके लिए आता है, स्टोमक, किसी ने स्टोमक को रिमूव कर दिया, सब टोटल मतलब पूरा नहीं किया, थोड़ा सा छोड़ दिया, सब टोटल का मतलब आधे से ज्यादा रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, जो आप कंटेंट खा रहे हो ना, ये कंटेंट स्टोमक के जगह सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और पेशेंट को अर्थात क्या करवाएंगे, अर्थात पेशेंट के सिम्टम्स आएंगे, स्वेटिंग होना, अर्थात पाल्पिटेशंस होना, इसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। तो कोई पूछे डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन होता है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का, अर्थात स्टोमक को रिमूव करते तो उसके बाद में डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है। जो कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो स्टोमक की जगह सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और पेशेंट को ट्रीमा, पेशेंट को पाल्पिटेशंस और पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया इस टाइप की हो जाता है, इसे बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अभी मैंने डर्पिंग सिंड्रोम के बारे में बताया। कभी आ जाए परनीशियस एनीमिया, किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामाइन। तो साइनोकोबालामाइन या विटामिन B12 की कमी से अर्थात क्या हो जाता है आपके सामने? एनीमिया हो जाता है। लॉन्ग टर्म मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्ग टर्म मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताइए टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का। यदि आपने पूरा की पूरा स्टोमक बाहर निकाल के पटक दिया, टोटल स्टोमक को बाहर निकाल के पटक दिया, तो मोस्ट कॉमन, लंबे टाइम के बाद में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि स्टोमक में सबसे ज्यादा विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है और वो नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? परनीशियस एनीमिया। तो यदि किसी ने टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दी तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? परनीशियस एनीमिया, लेकिन बहुत लेट होता है। आगे, क्ले कलर्ड स्टूल इज साइन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यदि किसी के स्टूल मिट्टी के जैसे कलर का आ रहा है, इसका मतलब उसको कौन से टाइप का जॉन्डिस हो चुका है? अर्थात ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो चुका है। हो सकता है जो सिस्टिक डक्ट आ रही है वो ब्लॉक हो गई हो, क्योंकि गोल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसे क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। तो उसकी वजह से ब्लॉक हो गई, तो बाइल एसिड आ ही नहीं रहा, गोल ब्लैडर में ही तो रहता है बाइल, तो आ ही नहीं रहा, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यदि कोई आर्टरी या कोई डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से होता है, उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज नोन एज, हर्निया का सर्जिकल रिपेयर क्या कहलाता है? आंसर में हर्नियोरेफी। हर्नियोरेफी का मतलब क्या होता है? यदि किसी को हर्निया हुआ, सर व्हाट इज द हर्निया? हर्निया क्या होता है बेटा? आपके ये आपके सामने एब्डोमिनल, ये आपके सामने थोरेसिक कैविटी है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी है, उसके नीचे पेल्विक कैविटी है। इनको सबको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है। जैसे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने के लिए डायफ्राम है, डोम शेप डायफ्राम है। एब्डोमिनल कैविटी पेल्विक कैविटी को अलग करने के लिए पेल्विक लिगामेंट्स है, लिगामेंट लगे हुए हैं जो जो इंटेस्टाइन को नीचे नहीं जाने देते। यदि किसी का लिगामेंट वीक हो जाए तो इंटेस्टाइन के कंटेक्ट कहाँ चले जाएंगे? मेल के अंदर, मेल के अंदर किस में चले जाएंगे? स्क्रोटम में चले जाएंगे, और इसे बोलते हैं हर्निया। हर्निया का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट का पेल्विक कैविटी, मतलब एक कैविटी के कंटेंट दूसरी कैविटी को क्रॉस कर जाए तो उसे बोलते हैं हर्निया, अपनी सीमा को पार कर जाए हर्निया। तो हर्निया को रोकने के लिए जो सर्जिकल रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं हर्नियोरेफी। आप देखते हो जो सर्जन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? एक मैस लेते हैं, एक प्लास्टिक की मैस आते हैं, और जहां पर भी वाल वीक हुई पड़ी है उस वाल से उस प्लास्टिक की जो मैस आती है उसको सील, मैस मतलब जाल जैसी आती है छोटी सी, उसको सील कर देते हैं, तो कंटेंट अब किस में नहीं जा पाते? दूसरी कैविटी में क्रॉस नहीं कर पाते। जैसे कोई इंटेस्टाइन का पार्ट क्रॉस नहीं कर पाता, तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? आपके सामने हर्नियोरेफी। क्या कहते हैं? हर्नियोरेफी। सबसे ज्यादा आजकल हर्नियोरेफी के ऑपरेशन होते हैं, मतलब हर्निया के ऑपरेशन होते हैं। हर्निया क्या कहते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। हर्निया किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारी बात मैंने आप सभी को बता दी। यस, रिबन लाइक स्टूल कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। यदि किसी बच्चे को रिबन लाइक स्टूल आ रहे हैं तो इसको कौन सी डिजीज है? हिर्च स्प्रिंग डिजीज। कौन सी डिजीज है बेटा? हिर्च स्प्रिंग डिजीज। हिर्च स्प्रिंग डिजीज जो होती है, हिर्च स्प्रिंग डिजीज, जिसको ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से जाना जाता है, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन के नाम से जाना जाता है। सर इसमें क्या होती है कि जो कोलोन होती है उसके अंदर नर्वस टिश्यू नहीं बनते, उसकी नर्व सप्लाई खत्म हो जाती है। एक गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन नहीं होते, और गैंग्लियन नहीं होते ऐसी मेगा कोलोन को, ऐसी बीमारी को कहते हैं जो बच्चों में मिलती है, जन्मजात बीमारी होती है, उसे अपन कहते हैं आपके सामने क्या कहते हैं बेटा? हिर्च स्प्रिंग डिजीज। हिर्च स्प्रिंग डिजीज में बच्चे को जो स्टूल आता है वो कैसा आता है? रिबन लाइक स्टूल आता है। क्वेश्चन आ जाए, जेली लाइक स्टूल किसमें देखने को मिलता है? कौन सी डिजीज में? आंसर में बोलना इनटू ससेप्शन। सर जेली लाइक स्टूल, बिल्कुल जेली जैसा स्टूल किसमें देखने को मिलता है? स्टूल मतलब फीकल मैटर, किसमें देखने को मिलता है? इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट दूसरे पार्ट में घुस जाना। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट थे? अभी मैंने बताया था, डुडेनम, जजुनम, इलियम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से होते हैं? कोलन, सीकम और रेक्टम। तो कोलन, सीकम, रेक्टम मतलब एक कोलन का सीकम में घुस जाना, या सीकम का रेक्टम में घुस जाना, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट का दूसरे पार्ट में घुस जाना, या क्या कहलाता है बेटा आपके सामने? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इनटू ससेप्शन। मोस्ट कॉमन साइट बताइए हिर्च स्प्रिंग डिजीज की कौन सी होती है? मैंने बताया था सर मेगा कोलोन है, और कोलोन, कोलोन तो सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है हिर्च स्प्रिंग डिजीज की? रेक्टम। हमेशा बड़ी आंत में होता है,
जो हिस्टोस्प्रिंग डिजीज होती है वो किस में होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा देखी गई है? रेक्टम। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सीधी पूछी जाती है। स्मॉलेस्ट बोन बताइए बॉडी की, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन बताइए कौन सी? स्टेपिज। कान के अंदर होती है मेलियस इनकस स्टेपिज, तो स्टेपिज बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन। इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, यदि किसी को मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो जाए, एक्सटर्नल ईयर में कौन कौन आ रहे हैं? ये ईयर पिन्ना और ये कैनाल जा रही है वो। मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस वर्ड आता है कान से संबंधित, तो ओटाइटिस मीडिया। तो क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर का इन्फेक्शन क्या कहलाता है? तो आंसर में बोलना ओटाइटिस मीडिया। क्या कहलाता है? इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर क्या कहलाता है बेटा? ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आ जाए प्रेस बायोपिया, क्वेश्चन से पहले समझो प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है। प्रेस बायोपिया, सर प्रेस बायोपिया इट इज फॉर्म ऑफ द फार साइटेडनेस, दूरदृष्टि दोष है। पेशेंट को दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर का तो दिखाई देता है, नाम पे मत जाना, कभी नाम पे चले जाओ कि दूरदृष्टि में दोष है, नहीं। दूरदृष्टि उल्टे बात होती है, दूर का तो साफ दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। ये फार साइटेडनेस मतलब दूरदृष्टि दोष का वो है अकर एज ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, ये एज के साथ साथ होता है। तो कोई पूछे प्रेस बायोपिया किन लोगों में होता है? बुढ़े लोगों में होता है, एज के साथ साथ होता है, यूजुअली अराउंड आफ्टर 40 ईयर, 40 साल के बाद में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रेस बायोपिया किसके साथ में होता है? एज के साथ में होता है, नॉर्मल बात है। इसमें दूरदृष्टि दोष है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। जिन बंदों को निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती उनको कॉन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं, और जिनको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती उनको कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं। जैसे हमारे कॉनकेव लग रहे हैं क्योंकि आई एम मायोपिया का पेशेंट हूं। मायोपिया का मतलब जिनको दूर का साफ नहीं दिखाई देता लेकिन पास का साफ दिखाई देता है, समझ रहे हो ना। जो इस एज में, यंग एज में जो होते हैं वो मायोपिया में होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं वो, बुढ़े और बच्चे ज्यादातर अर्थात कैसे होते हैं बेटा? हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट होते हैं। और जो बुढ़ापे में हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिनको दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, उनको प्रेस बायोपिया कहते हैं। एक एक वर्ड को पकड़ा करो। एक होता है प्रेस बायोक्यूसिस, दोनों अलग अलग चीज है। प्रेस बायोपिया अलग चीज है, प्रेस बायोक्यूसिस अलग चीज है। प्रेस बायोक्यूसिस हियरिंग से संबंधित होता है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस, ये अर्थात नर्वस सिस्टम से संबंधित हियरिंग लॉस होता है, कोज बाय द नेचुरल एजिंग ऑफ द ऑडिटरी सिस्टम। देखो मैंने कहा ना, एज के साथ साथ सब चीजें बूढ़ी होती जाती है। यदि हमारी ऑडिटरी सिस्टम बूढ़ा होता जाता है तो उसकी बीमारी को कहते हैं प्रेस बायोक्यूसिस, और यदि हमारे देखने की बीमारी को बूढ़े होने पर क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए करेक्टिव लेंस फॉर द मायोपिया। मैंने कहा ना आई एम मायोपिया का पेशेंट। मायोपिया मतलब मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। तो मायोपिया वाले पेशेंट या शॉर्ट साइडनेस वाले पेशेंट, निकट दृष्टि दोष वाले पेशेंट को कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस। कौन सा? कॉनकेव, मतलब जो माइनस में होते हैं। जबकि करेक्टिव लेंस फॉर द हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, जिन लोगों को दूरदृष्टि दोष होता है उनको लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो प्लस वाले नंबर में आते हैं, किस में आते हैं? प्लस वाले नंबर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर का बढ़ना क्या कहलाता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर का बढ़ना, आईओपी का बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? ग्लूकोमा। क्या कहलाता है? ग्लूकोमा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर का बढ़ना, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्रा मतलब आंख का अंदर का प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कितना होता है बेटा? आपके सामने बता देता हूं, 10 से लेकर 21 mmHg। नॉर्मल आंख का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 10 से लेकर 21 mmHg। बट यदि 21 mmHg से आगे प्रेशर निकल जाए तो उस बीमारी को कहते हैं ग्लूकोमा। क्या कहते हैं? ग्लूकोमा। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर का वैल्यू बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लूकोमा। यही पूछा गया था कि इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्या कहलाता है? ग्लूकोमा। क्वेश्चन, ओपेसिटी ऑफ द लेंस इज कॉल्ड। लेंस की ओपेसिटी कम होना क्या कहलाता है? कैटरेक्ट। क्या कहलाता है? कैटरेक्ट। यदि कोई पर्सन को कैटरेक्ट हो जाए, मोतियाबिंद जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो लेंस की ओपेसिटी मतलब लेंस ओपेक होता जाता है, मतलब लेंस का जो देखने का जो लेंस का जो तरीका होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे ओपेक होता जाता है, उनके ऊपर अर्थात जमा होता जाता है, इसे बोलते हैं अर्थात लेंस का ओपेक होना, मतलब उससे दिखाई देना कम होता जाता है, इसे बोलते हैं बेटा अर्थात लेंस की खराबी को क्या बोलते हैं अपन? कैटरेक्ट। क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ, किस विटामिन की कमी से कलर ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए की कमी से। और
आंख में अपन जो कलर पहचानते हैं वो किससे पहचानते हैं बेटा? कोन्स से। आंख में दो चीज होती है, रोड्स और कोन्स। रोड्स अंधेरे में दिखाती है और कोन्स कलर दिखाती है, या उजाले में दिखाती है, लाइट में दिखाती है। तो कोन्स, कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होती है? कॉन्स ऑफ द आई। आई की कॉन्स में डिफेक्ट हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस। और कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। ये छोटी छोटी चीजों को डेली लिखा करो ताकि बर्डन नहीं बढ़े आपके ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात? साथ की साथ में द थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, the thin transparent mucous membrane that cover the inner surface of the eyelid and anterior surface of the eye is called। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो हमारी आंख के ऊपर से जा रही है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कवर करती है आईलिड के अंदर के पार्ट को और आगे की सरफेस को, आंख के आगे की सरफेस को जो पूरा कवर करके बैठी है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा एक छोटी सी म्यूकस होती है, आप आईलिड को उल्टा करोगे तो उसके अंदर जो है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा आपके सामने होती है, तो याद रखना कंजक्टाइवा क्या होती है? एक जो आई को कवर करके बैठी हुई है, लेंस वेंस कोर्निया इनको जो कवर करके मेम्ब्रेन बैठी हुई है उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर्म में है लेकिन आप तो थ्योरी फॉर्म में याद रखो। ग्राफ्ट और टिश्यू टेकन फ्रॉम पेशेंट्स ओवन स्किन इज कॉल्ड। यदि किसी को मान के चलो कोई बर्न का पेशेंट है, जल गया, उसका कोई पार्ट जल गया और मैंने दूसरी जगह से स्किन का पार्ट लेके और वहां पर लगा दिया, तो ये क्या कहलाता है? ऑटोग्राफ्ट। यदि खुद का ही पार्ट लिया है तो ऑटोग्राफ्ट, और पड़ोसी का लिया है या तो एलोग्राफ्ट। समझ रहे हो बेटा? टिश्यू इज टेकन फ्रॉम डोनर ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज मतलब ह्यूमन का ह्यूमन ने लिया है तो उसको बोलते हैं एलोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? सेम स्पीसीज का हो तो क्या बोलते हैं? एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट। टिश्यू यदि लिया है, टिश्यू इज टेकन फ्रॉम अनदर स्पीसीज, दूसरे पता लगा अदर जानवर का लिया है तो जीनोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? जीनोग्राफ्ट या हेट्रोग्राफ्ट के नाम से बोलते हैं। तो तीनों ग्राफ्ट हो गए। स्किन किससे लेते हैं उसी के नाम पर कौन से टाइप का ग्राफ्ट होता है वो पता कर सकते हैं। एक आता है सर्फेक्टेंट। सर सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट वो होता है जो पृष्ठ तनाव को बना के रखता है, किसी चीज की अर्थात अंदर के प्रेशर को मेंटेन करता है। इट इज द लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन होती है दैट कवर लवर नहीं बेटा, दैट कवर ध्यान से समझना, दैट कवर द सरफेस टेंशन। जो क्या करते हैं बेटा? कवर करती है सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई के अंदर एंड डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द एल्वोलाई की टेंडेंसी को घटाती है और एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाती है। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, हमारे लंग्स में भी सर्फेक्टेंट नहीं होना तो हम कब के कोलैप्स हो जाते हैं, हमारे लंग्स ऐसे हो जाते हैं। तो सर्फेक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एक बार आप देखिए कि भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से। सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट वो होता है जो एलोलाई के बीच में अर्थात पृष्ठ तनाव को मेंटेन करके रखता है ताकि एलोलाई कोलैप्स होने से बचे और एयर का एक्सचेंज होता रहे, O2 CO2 का एक्सचेंज होता रहे और पर्सन की अर्थात कंटिन्यूटी बनी रहे। नेक्स्ट आता है देयर आर 3 टाइप ऑफ द एलोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स। इससे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। एलोलाई में 3 टाइप की अर्थात लंग्स में 3 तरह की एलोलाई होती है। टाइप 1 सेल, इसको न्यूमोसाइट टाइप 1 भी बोलते हैं। फॉर गैस रेस्पॉन्सिबल, क्वेश्चन पूछा गया है गैस के एक्सचेंज के लिए कौन से टाइप की सेल होती है, तो आंसर में बोलना न्यूमोसाइट 1। दूसरा होता है टाइप 2 सेल। दिस सेल प्रोड्यूस, ये सर्फेक्टेंट बनाती है जो कि हेल्प करता है सरफेस टेंशन को कम नहीं होने देता और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। तीसरा होता है टाइप 3 सेल जो मैक्रोफेजेज होती है, जो लंग्स की अर्थात लंग्स में जो फॉरेन चीजें होती है उनको क्या कर जाती है? निगल जाती है। क्या कर जाती है? निगल जाती है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना बेटा। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, लंग्स में 3 तरह की सेल होती है। लंग्स की सेल्स, लंग्स में 3 तरह की एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई सेल होती है। एक का नाम होता है न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट फर्स्ट। दूसरे का नाम होता है न्यूमोसाइट सेकंड और तीसरे का नाम होता है न्यूमोसाइट थर्ड, न्यूमोसाइट नंबर थर्ड। समझना बेटा, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2 और न्यूमोसाइट थर्ड। क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं लंग्स के अंदर कितने तरह की सेल होती है? न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2 और न्यूमोसाइट थर्ड। सर न्यूमोसाइट 1 जो होती है ये क्या काम करती है? गैस एक्सचेंज करती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि O2 और CO2 का वास्तव में एक्सचेंज कहां पर होता है? न्यूमोसाइट 1 में।
O2 और CO2 का। टाइप 2 क्या करती है, लंग्स के सर्फेक्टेंट को, लंग्स के जो सर्फेक्टेंट है जो एल्वोलाई में, उसको क्या करती है, सिक्रेट करती है या बनाती है। और टाइप 3 जो होती है वो मैक्रोफेज की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, मैक्रोफेज की तरह, भक्षक की तरह काम करती है। यदि कोई फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ है जो लंग्स को नुकसान पहुंचाने वाला है तो उसको भक्षण कर जाती है। क्या कर जाती है, भक्षण कर जाती है। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द सीओपीडी। यदि कोई सीओपीडी का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क, सीओपीडी उन लोगों को होती है जो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग वाले पेशेंट्स को सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है अगले 5 से लेकर 10 साल में। नेक्स्ट, हिमोथोरेक्स, नाम से पता लग रहा है, हिमो मतलब ब्लड, थोरेक्स मतलब लंग्स में। तो इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जमा होना इन द इंट्राप्लूरल स्पेस, मतलब लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती है जिनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, उनके बीच में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक विसरल और एक आपके सामने प्लूरल। तो जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा दोनों के बीच में यदि ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं हिमोथोरेक्स। उन दोनों के बीच में एयर इकट्ठा हो जाए तो उसे बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। याद रखना बेटा, हिमोथोरेक्स का मतलब जो लंग्स के ऊपर जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है उसी हिसाब से नाम है। ब्लड आ गया तो हिमोथोरेक्स, और उन दोनों के बीच में हवा आ गई, एयर आ गई तो न्यूमोथोरेक्स। बैरल चेस्ट, ये भी सीएचओ में सबसे ज्यादा पूछा गया है। बैरल शेप चेस्ट किस बीमारी में देखी जाती है, एम्फाइसीमा। किसमें देखी जाती है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक लंग्स की डिजीज है जिसमें एल्वोलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एल्वोलाई खत्म हो जाती है, एल्वोलाई डैमेज हो जाती है, उसे बोलते हैं एम्फाइसीमा। आगे, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड टू द डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, फ्रेनिक आर्टरी। और कौन सी वाली बेटा, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी या फ्रेनिक आर्टरी। और कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व। तो डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है वो फ्रेनिक नर्व, और आर्टरी आपके सामने फ्रेनिक आर्टरी। नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। उस वॉल्यूम का नाम बताइए, उस वॉल्यूम का नाम बताइए जो मैं अभी नॉर्मली सांस लेने के दौरान छोड़ रहा हूं और अंदर ले रहा हूं, लंग्स से बाहर निकाल रहा हूं, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम जब भी आप कभी बैठे हो, सूते हो या लेटे हुए हो तो नॉर्मल कितनी ml अर्थात एयर का एक्सचेंज करते हो, 500 ml, और उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो कोई पूछे टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है, एक सांस में कितना होता है बेटा, 500 ml। और 1 मिनट में तुम कितनी बार सांस लेते हो, 16 बार लगभग रेस्पिरेशन। भाई धड़कता कितनी बार है हार्ट, 72 बार, और सांस कितनी बार लेते हो, 16 बार। तो 16 इंटू 500 करोगे तो एक मिनट में 16 बार सांस ली, एक एग्जांपल 16 बार। और एक बार में कितना गैस एक्सचेंज होता है, 500, कितना होता है, 500 ml। तो 500 ml इंटू 16 करोगे तो लगभग 8000 ml पर मिनट, अर्थात टोटल गैस का एक्सचेंज करते हो आप हर मिनट। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर अंदर जाती है और बाहर जाती है, उसको कौन सा वॉल्यूम कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ द हाइपोक्सिया। यदि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी आ रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उसका अर्ली साइन और सिम्टम क्या होगा। अर्ली साइन मतलब उसका अर्ली साइन और सिम्टम क्या होगा, देखना बेटा कौन कौन सा होगा। सबसे पहले अप्रेंसेशन, पेशेंट को अजीब लगना स्टार्ट होगा, फिर पेशेंट रेस्टलेसनेस, बेचैन होगा, और फिर पेशेंट अपना अर्थात लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर देगा, अर्थात लॉस ऑफ कॉन्शियस या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का क्या हो जाएगा, अल्टर्ड मतलब चेंज हो जाएगा, अल्टर्ड मतलब चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेंज, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब वो पर्सन का अर्थात हो सकता है धीरे धीरे ड्राउजी होता जाएगा, और हो सकता है धीरे धीरे अनकॉन्शियस भी हो जाए। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि अर्ली साइन और सिम्टम बताइए। यदि किसी को ऑक्सीजन की कमी करे तो पेशेंट पहले उसको फील होने लगेगा, अप्रेंसेशन करेगा, फिर बेचैन होएगा, और फिर लास्ट में उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा, हो सकता है वो अनकॉन्शियस में भी चला जाए। एपिटेक्सिस क्वेश्चन आ जाए, एपिटेक्सिस, एपिटेक्सिस मतलब होता है, हिंदी में बोलूं तो नेजल ब्लड, नाक से खून आना। कई बार गर्मी के टाइम पर समर में आप देखते हो पेशेंट बैठा रहता है और कोई पर्सन हेल्दी पर्सन है बढ़िया, और एकदम से नेजल ब्लड होना स्टार्ट हो गया। ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो नेजल में नाखून से, नेल से नेल प्रिक कर लेते हैं, गलती से नेजल फिंगर करते रहते हैं, गलती से अर्थात नेल्स लग जाए तो उसकी वजह से होता है। एपिटेक्सिस इट इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, अर्थात नाक से खून आना। इफ एपिटेक्सिस अकर देन शुड बी मैनेज लाइक ए फॉलोइंग। सर कैसे मैनेज करेंगे उस पेशेंट को, अच्छा क्वेश्चन आता है। यदि किसी पेशेंट को एपिटेक्सिस हो, जनरल दुनिया में भी आपने भी लोगों में देखा, तो कैसे मैनेज करोगे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, कैसे मैनेज करोगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इस तरह से आप कैसे मैनेज करोगे। प्लेस द क्लाइंट इन द सिटिंग पोजीशन, पेशेंट को सिटिंग में ही रखना है।
आपको पेशेंट को लेटा नहीं देना है, वरना एस्पिरेट कर सकता है, ब्लड ट्रेकिया में जा सकता है। सिटिंग पोजीशन एंड अपराइट पोजीशन ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा दो सिटिंग पोजीशन में। पिंच द नोज, नोज को पिंच करवाओ ताकि ब्लड का थक्का जमे, कोगुलेशन सिस्टम काम करे। पिंच द नोज एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ऑफ दैट एरिया ऑफ द कंट्रोल ब्लीडिंग। और आगे वाला सबसे ज्यादा जो ब्लीडिंग होती है एंटीरियर पार्ट से होती है, इसलिए आगे के हिस्से को तुरंत अच्छे से प्रेस करे, कंट्रोल करेगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू सिटिंग इन सिटिंग पोजीशन विद फ्लेक्स द नेक, और गर्दन को आगे की तरफ रखे, एक्सटेंड करके ऐसे नहीं रखे वरना एस्पिरेट कर जाएगा। लीनिंग फॉरवर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन को रोकने के लिए गर्दन को आगे झुका के रखे। ये तरीका होता है एपिटेक्सिस के टाइम पर नर्सिंग मैनेजमेंट का। किसका? नर्सिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का दुनिया में बेस्ट सोर्स क्या है बेटा? मीट है और डेयरी प्रोडक्ट, मतलब दूध, पनीर, इनसे भी विटामिन बी 12 अच्छा मिलता है। तो बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन बी 12 का? मीट और डेयरी प्रोडक्ट। मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट की 3 लेयर होती है, बाहर वाली पेरिकार्डियम, उसके बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। तो बीच वाली लेयर का नाम पूछा है मायोकार्डियम, इनर लेयर का नाम एंडोकार्डियम, आउटर लेयर का नाम पेरिकार्डियम। मैं तीनों बता चुका हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में याद रखनी है। विच वाल्व, कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल? आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब बाएं हाथ और की तरफ, जो लेफ्ट मतलब बायां, तो बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा? बाइकस्पिड, जिसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। बाइकस्पिड और इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वाल्व। कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में? इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके 3 कपाट होते हैं और इसके 2 कपाट होते हैं। याद करने का तरीका, बाई में बाया, बाइकस्पिड वाल्व बाई तरफ मिलेगा, और दूसरा जो ट्राइकस्पिड बच गया वो दाई तरफ मिलेगा। कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में? आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है बेटा? आयोटिक वाल्व। और उधर की तरफ कौन सा होता है? पल्मोनरी वाल्व। कौन सा? पल्मोनरी। एक एग्जांपल देके बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये हार्ट के 4 चैम्बर है मान के चलो, तो ये आपके सामने क्या है? ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट लेफ्ट, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। तो लेफ्ट मतलब बायां, तो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व मिलेगा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहाँ पर ट्राइकस्पिड मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा, ये कौन सा हो गया? आउटिक वाल्व। ये कौन सा हो गया? आउटिक वाल्व। इसका नाम है बाइकस्पिड, जिसको दूसरा नाम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल। इसको ट्राइकस्पिड। और यहां पर जो होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, क्योंकि यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी वाल्व। इन दोनों वाल्व को सेमील्यूनर वाल्व भी कहते हैं, सेमील्यूनर। और ये दोनों ट्राइकस्पिड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइकस्पिड मतलब 3-3 कपाट होते हैं, लेकिन इनका नाम होता है सेमील्यूनर वाल्व। इसका नाम होता है आरोटिक, क्योंकि यहाँ से आरोटा निकलती है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, इसलिए इसका नाम होता है पल्मोनरी वाल्व। क्या होता है? पल्मोनरी। पेसमेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं? ऐसे नोड को साइनो ओरिकुलर नोड को कहते हैं, अर्थात साइनो ओरिकुलर या साइनो आर्ट्रियल नोड भी बोलते हैं, ऐसे नोड को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, लोकेशन ऑफ द एपिकल पल्स, हार्ट की जो पल्स आती है एपिकल पल्स, उसकी पोजीशन क्या होती है? 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। देखो बेटा, हार्ट की जो पोजीशन है आपके सामने रखी हुई है, तो लेफ्ट में मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पर जो 5वीं रिब्स के बीच में जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पर क्या आती है? एपिकल पल्स आती है। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg, 30 से लेकर 40 mmHg। सर कैसे निकालते हैं नॉर्मल पल्स प्रेशर? बताइए कैसे निकालोगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक घटा दो। एक पर्सन का मान के चलो, आपने कहा सर पल्स प्रेशर, पीपी मतलब पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक घटा दो। नॉर्मल एक पर्सन का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120। डायस्टोलिक कितना होता है? एक पर्सन का नॉर्मली डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mmHg। तो 80, 120 में से 80 घटाओगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 40 mmHg। तो ये नॉर्मल क्या हो गया आपके सामने? पल्स प्रेशर हो गया। क्वेश्चन आता है नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी बताइए। नॉर्मल सीवीपी कितना होता है? नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेन जो कैरोटिड वेन जा रही है, नॉर्मल सीवीपी प्रेशर कितना होता है? 2 से लेकर 6 mmHg। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर बताइए कितना होता है? आंसर में बोलना 2 से 6 mmHg। समझ आ रहा है भाई बच्चों? साथ के साथ में सारी चीजें। नेक्स्ट, नॉर्मल जेवीपी जुगुलर वेन प्रेशर
या जुगुलर वेन प्रेशर। जुगुलर वेन प्रेशर क्या होता है? जुगुलर वेन प्रेशर वो प्रेशर होता है जो राइट आर्टरियम में जो प्रेशर होता है, वो यदि राइट आर्टरियम में जो प्रेशर होता है उसको रिफ्लेक्ट करती है, उसको बताती है जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर H2O। नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है? MAP, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 70 से लेकर 105 mmHg। सर मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, आपने एक बात बोली है, नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सर ये MAP निकालने का एक तरीका होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, 1/3 पल्स प्रेशर, ये तरीका होता है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको थोड़े याद करने की तरीके से कि कैसे निकालते हैं। एक पर्सन है, एक पेशेंट है, ए पेशेंट इन वार्ड, एक पेशेंट है इन मेल सर्जिकल वार्ड, किसी हॉस्पिटल के मेल सर्जिकल वार्ड में भर्ती है। मेल सर्जिकल वार्ड अर्थात वार्ड, बीपी है, उसका बीपी है बेटा 160 110 160 100 160 100 mmHg है, किसी पेशेंट लिया। नाउ कैलकुलेट MAP। नाउ आपको पता करना है कि उसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कितना है। सर ने कहा था, विनय सर ने बताया था आपको कि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का तरीका है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का तरीका है कि कितना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 100। ये तो हो गया सिस्टोलिक और ये हो गया डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, और पल्स प्रेशर सर ने बताया था कि 160 में से, मतलब सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक हटा देते हैं, पल्स प्रेशर आ जाता है। तो 100 प्लस 1/3, और ये 160 में से 100 गए तो 60 बचेंगे, 1/3 इंटू 60 करोगे तो 60 ये 20 आ जाएंगे, और ये आ जाएगा 120। तो 120 mmHg इस पेशेंट का क्या हो गया? मीन आर्टेरियल प्रेशर हो गया। क्या हो गया? 120 mmHg इस पेशेंट का मीन आर्टेरियल प्रेशर हो गया। समझ में आ गया बेटा? ये छोटी छोटी चीजें। अभी यदि मैं कहता एक हेल्दी पर्सन का बताओ क्वेश्चन, एक हेल्दी पर्सन का MAP बताओ, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बताओ। तो आप कहते हैं सर हेल्दी पर्सन की बात कर दी तो दिमाग में मेरे एक ही आता है, हेल्दी पर्सन का बीपी होता है 100 अर्थात 120/80। तो आप कह रहे हो मीन आर्टेरियल प्रेशर, ये लो सर, डायस्टोलिक कितना है? 80 प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर 120 में से 80 गए तो 40, तो आपके सामने 80 प्लस 1/3 करूंगा तो इसका 13.3 आ जाएगा, तो लगभग 93.33। ये एक हेल्दी पर्सन का आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है 90। इसलिए इसने एवरेज बताया अपन को क्वेश्चन में कि 70 से 105 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इस पेशेंट का आया आपके सामने, कितना आया था बेटा? हेल्दी पर्सन का आया था आपके सामने 93.33। चलिए बेटा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट CVP, नेक्स्ट आता है CVP इज ऑल्सो नोन एज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर। मैंने तो पहले ही कह दिया, सेंट्रल वीनस प्रेशर बोल दो या जुगुलर वीनस प्रेशर बोल दो, ये वास्तव में राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर। CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये तो बताता है राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर को, राइट वेंट्रिकल के प्रेशर को, जबकि जो JVP होता है वो किसको बताता है? राइट आर्ट्रियम के प्रेशर को। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्वेश्चन कभी आ जाए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होती है? एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जब ब्लड का प्रेशर कितना हो जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ऊपर हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर हो जाए। यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120 180 120 से ऊपर निकल जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये खतरनाक बात होती है क्योंकि इसके ऊपर बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइटल ऑर्गन मतलब किडनी, ब्रेन, हार्ट, लीवर, ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए? तो आंसर में देना सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। कौन सी होती है बेटा? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। यदि किसी को हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है IV सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर MI, मायोकार्डियल इंफारेक्शन। यदि किसी को हार्ट डैमेज हो रहा है तो मोस्ट सेंसिटिव क्या करवाते हैं अपन? कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ट्रोपटी करवाते हैं, ट्रोपोनिन। क्या करवाते हैं? ट्रोपोनिन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हार्ट फेलियर। यदि किसी को हार्ट फेलियर हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? डिजॉक्सिन। क्या होती है बेटा? डिजॉक्सिन। क्या होती है? डिजॉक्सिन। आज का लास्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना, लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन आता है ड्यूक क्राइटेरिया, हार्ट के बारे में बात कर रहा है कि ड्यूक क्राइटेरिया किसके लिए करते हैं?
याद रखना, ड्यूक क्राइटेरिया यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस का मतलब होता है एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन। एंडोकार्डियम के इन्फेक्शन यदि हो जाता है, एंडोकार्डियम किसकी लेयर है, आपने बताया सर हार्ट की सबसे अंदर की लेयर है, उसका इन्फेक्शन होता है जिसमें वाल्व डैमेज होने लग जाते हैं, तो उसका क्राइटेरिया होता है ड्यूक क्राइटेरिया। क्या होता है? ड्यूक क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस के लिए। जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए होता है? जोन्स क्राइटेरिया यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द रोमेटिक फीवर। रोमेटिक फीवर के लिए, रोमेटिक फीवर आपके सामने जो बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, तो जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए होता है? रोमेटिक फीवर के लिए होता है। बिफोर गिविंग टू डिजोक्सिन, जब भी आप किसी पेशेंट को, हार्ट फेलियर के पेशेंट को डिजोक्सिन दे रहे हो, तो पेशेंट का पल्स रेट कितने से ऊपर होना चाहिए? टू चेक एंड इफ पल्स रेट यदि 60 से ऊपर है तभी देना, 60 पर मिनट से ऊपर है, और एडल्ट में 70 पर मिनट से ऊपर है। देखना बेटा, एडल्ट में तो 60 से पर मिनट से ऊपर होना चाहिए। यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डिजोक्सिन कब नहीं देते? जब पल्स रेट 60 से कम होती है तब कभी भी नहीं देते। एडल्ट में 70 से ऊपर हो तो ही देना है। देन विदहोल्ड द डोज एंड इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और डॉक्टर को बताना है। यदि 60 से कम है, किसमें किसमें 60 से कम है? एडल्ट में। और बच्चों में 70 से कम है तो पहले डॉक्टर को बताओ डिजोक्सिन मत दो। डिजोक्सिन तभी देते हैं जब आपकी हार्ट रेट 60 से ऊपर होती है, वरना पेशेंट, हार्ट फेलियर का पेशेंट इंप्रूव नहीं कर पाएगा और कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने एमएसएन को करीब से देखा है, एमएसएन को ढंग से समझा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप लोगों को समझाया है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको कल बताऊंगा, तो आप जरूर बने रहे और लाइव वीडियोस देखा करें आप, है ना। समझ रहे हो बेटा? मुझे पता है आप लोग बाद में देख लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज को समझें, इस चीज को समझें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।